नमस्कार। इस वीकेंड में बहुत सारे बैंक्स ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और उसके पहले वाले हफ्ते 10 दिन में भी बहुत सारे बैंक्स का रिजल्ट आ चुका है। तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है कि मैं एक अपना आउटलुक इन रिजल्ट्स के ऊपर दे दूं आपको, और एक पोर्टफोलियो में क्या आपको कैसे देखना है इस बैंकिंग इंडेक्स को मैं थोड़ा आपको सलाह दे सकता हूं। तो मेरे ख्याल में जो तक अब रिजल्ट्स आए हैं वो ठीक ठाक है। पहली बात है, मैं इंडिविजुअल कंपनीज की बात नहीं करूंगा, सेक्टर की बात ही करूँगा। और जो मैंने देखा है इन रिजल्ट्स के अंदर, जो भी आगे आंकड़े, उसमें दो तीन चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। तो पहली बात है कि सबके नंबर्स ठीक ठाक हैं, कोई अफसोस वाली बात नहीं है। ओवरऑल मैं कहता हूँ कि एक आध बैंक में थोड़ा कुछ कमी होगा, मगर फिर भी ओवरऑल सिस्टम का कोई कमी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, सबके सबके क्रेडिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो क्रेडिट ग्रोथ से क्या होता है, एक बैंक के लिए भी जब क्रेडिट ग्रोथ अच्छा चलता है तो वो भी एक इंटरेस्ट रेट हाइक को पास ऑन कर सकते हैं उनको, और ये मैं क्यों बताता हूँ आपको बाद में। मगर एक क्रेडिट, जब सप्लाई डिमांड की बात होती है, जब क्रेडिट का ग्रोथ बढ़ता है तो बोरोवर्स भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार होते हैं, तो ये पॉजिटिव है उनके लिए। मगर उससे सेम टाइम में कुछ महीनों से आपने सुना होगा कि डिपॉजिट ग्रोथ उतना मजबूत नहीं है बैंकिंग सिस्टम का। अब इस क्वार्टर के आंकड़े में उसमें बदलाव दिख रहा है, जो अच्छी खबर है। अभी डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी खासी बढ़ रही है, तो बैंक्स को कोई दिक्कत नहीं आ रही है फंडिंग में अपने लोन्स को, ये अच्छी खबर है। उतनी अच्छी नई खबर क्या है इसमें ही कि जो बोरोइंग्स, जो डिपॉजिट्स ले रहे हैं, वो उसमें थोड़ा रिटेल में वो मारामारी है बिटवीन बैंक्स कंपटीशन, और इसलिए उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ चुकी है, हायर रेट्स देने पड़ रहे हैं, और वो थोड़ा लॉन्गर टर्म भी लोन्स डिपॉजिट्स ले रहे हैं, तो नेचुरली उधर इंटरेस्ट रेट्स भी हाई है। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में देख रहे हैं हम, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहा है, तो ये एक नेगेटिव है एक तरह से। मगर जब पैसा ही नहीं है तो देना पड़ रहा है, और जैसे मैंने कहा क्रेडिट ग्रोथ ज़बरदस्त है, तो जो भी कॉस्ट है उसको पास ऑन भी कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत उनकी कोर ऑपरेटिंग इनकम जो होती है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM, उसमें दबाव दिख रहा है। 5-10 बेसिस पॉइंट्स ऐसी बात दिख रही है, मगर दिख रहा है, वो बात है। और कुछ बैंक उसको कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने अपना कॉस्ट बढ़ दिया, बट फिर भी लोन बुक को अच्छी तरह बढ़ाया है। तो ऑलवेज एक EPS ग्रोथ में क्या होता है, एक प्राइस दाम होता है और एक क्वांटिटी होती है, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी EPS में आती है। तो इनके लिए प्राइस होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और क्वांटिटी होता है लोन बुक। तो क्या कर रहे हैं कुछ बैंक की, यस कॉस्ट बढ़ा है, यानी प्राइस उनके नेगेटिव में है, कोई कॉस्ट बढ़ गई है, मगर वो लोन बुक को ज़्यादा बढ़ाकर उसको कॉम्पनसेट करके EPS को अच्छा बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो इससे ना ही बैंकिंग सिस्टम के लिए, ये इकोनॉमी के बारे में भी एक अच्छी खबर है कि लोग बोरो करने के लिए तैयार है, तो लोन्स भी ले रहे हैं, तो इकोनॉमी की हालत में भी ये अच्छा एक खबर है। तीसरी बात क्या है इसमें कि सभी बैंक्स का मैंने देखा कि नॉन इंटरेस्ट इनकम जो होता है, जो ट्रेडिंग के तौर पर, बॉन्ड्स में ट्रेडिंग के तौर पर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर, इंश्योरेंस बेचकर जो पैसा आता है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़त स्टडी है। तो उसका रेशियो जो होता है ग्रॉस इनकम, जो नेट इंटरेस्ट इनकम, और एक होता है नॉन इंटरेस्ट इनकम, उसमें देखें तो नॉन इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ स्टेबल है और डोमिनेट नहीं कर रही है। तो ट्रेजरी के बेसिस पे काम नहीं चल रहा है, कोर धंधे के ऊपर पैसा बन रहा है उनका, ये भी अच्छी खबर है। फिर और एक अच्छी खबर अक्रॉस द सिस्टम है कि NPA लेवल्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का, दोनों का गिर चुका है। प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि वो अच्छे दिनों में प्रोविजन अच्छा कराकर उसको एडजस्ट करके मैनेज कर रहे हैं अपना NPA लेवल को, और पब्लिक सेक्टर में कुछ सालों से ही उन्होंने अपना राइट ऑफ का सिलसिला शुरू किया, एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट आके लोन्स, बैड लोन्स को निकाल कर अभी क्लीन और हेल्दी बुक, जो बहुत सालों में आज उनकी इतनी अच्छी एक NPA लेवल नहीं दिख रही थी। तो ये क्रेडिट क्वालिटी का सिलसिला ना ही बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छी खबर है, मगर इकोनॉमी के लिए भी अच्छी खबर है कि कॉर्पोरेट्स और रिटेल जो बोरो कर रहे हैं, अभी भी उतना डिफ़ॉल्ट परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है जो भी हो रहा है। तो ये भी खबर इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के माहौल में भी ये एक टिके हुए अच्छा दिख रहा है। तो इन सब से आप फिर पता लगाओ कि ओवरऑल मेरी व्यू पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स के बाद।
हम मानते हैं कि फ्राइडे को बैंकिंग इंडेक्स बहुत चला था, मगर ये नहीं कि मैं मंडे को इस रिजल्ट के बेस पे चलेगा, ये मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। मगर मेरा व्यू है कि बैंकिंग इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स है या बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपके निवेश में एक कोर पोर्टफोलियो के तौर पर आपको रखना चाहिए। मौका है निवेश करने का, जो भी करेक्शंस आते हैं उसको बाय ऑन डिप्स लेकर आप खरीदिए। प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर में अभी साल 1.5 साल का आउटलुक है, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को आप ज़्यादा रख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर को थोड़ा कम, और मीडियम टर्म में मैं 50-50 प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को ही सलाह दूंगा। क्या है कारण इसका? आपने 1 साल में देखा तो पब्लिक सेक्टर इंडेक्स का, पब्लिक सेक्टर बैंक इंडेक्स का 16% रिटर्न है, मगर प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडेक्स का 1 साल में फ्लैट है। यानी 1 साल के रिटर्न में पीएसयू ने आउट परफॉर्म किया पब्लिक सेक्टर को, सॉरी प्राइवेट सेक्टर को। 3 महीने का रिटर्न देखें तो प्राइवेट सेक्टर 5% ऊपर है और पब्लिक सेक्टर 5% नीचे है। तो क्लियरली लीडरशिप बदल रहा है। 1 साल पहले पीएसयू बैंक फेवरेट थे, अभी प्राइवेट फेवरेट बन रहे हैं, तो वो सिलसिला थोड़ी दिन के लिए चल सकता है। इसलिए मैंने आपको इस 1.5 साल तक आप देखेंगे तो शायद प्राइवेट सेक्टर थोड़ा आउट परफॉर्म, अगर 3-5 साल की आउटलुक है तो दोनों में। तो मेरा 60-40 अगर आप 1 साल 1.5 साल का देख रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, और अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो 50-50 रखने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। और इसका ये भी कारण है, क्यों मैं निवेश के लिए बता रहा हूँ कि एफआईएस इस डेटा को लेकर पॉजिटिव लेंगे, ना ही बैंकिंग सिस्टम के बारे में मगर इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और जो भी चीज़ उधर ताइवान कोरिया में जो भी हो रही है या फेड की रेट कट, उस सब तो है ही, मगर जब एफआईएस की वापसी होगी, और इतने महीनों से उन्होंने सितंबर 2024 से कंटिन्यूसली बेचा है, तो एक दिन आएगा जब वो इंडिया के ओर अपना नेगेटिविटी को कम कराएंगे, क्योंकि हमारी मार्केट इतनी नहीं गिरी इस जियोपॉलिटिक्स के बावजूद भी। तो एक इंडिया एक स्टेबल मार्केट, एक लो बीटा मार्केट की तरह उनके सामने दिख रहा है। तो मेरी कॉन्फिडेंस और उम्मीद है कि कुछ दिन की बात है, यानी अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट इज़ अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। तो अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो एफआईएस की वापसी जब होगी उससे आपको फ़ायदा जब मिलेगा, उसके बेसिस पे आपको आज बिल्ड करना है। तो वहाँ पर क्या है कि लार्ज कैप इंडेक्स में 30-35% शेयर बैंकिंग सिस्टम का है। तो नेचुरली जब एफआईएस की वापसी होगी, इनको बाइंग सपोर्ट स्ट्रांग मिलेगी। तो आज ही आपको एक बाइंग डिप से करेंगे तो उस दिन आपको फ़ायदा मिलेगा। कब होगा ये मैं कुछ गारंटी नहीं देता हूँ कब होगा, ठीक, ये चीज़ है। और फाइनली मैं कहूँगा कि जब वो आप बीएफएसआई स्पेस की बात करते हैं, मैंने तो खाली लेंडिंग बैंक की एनालिसिस की है, मगर ओवरऑल आप देखें तो नॉन लैंडिंग साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी है, वेल्थ मैनेजर्स भी है, इंश्योरेंस कंपनी भी है, स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस भी है, बहुत सारे हैं। तो डाइवर्सिफाइड रख के बीएफएसआई स्पेस के अंदर पर निवेश करेंगे तो भारत की भविष्य की बढ़त के साथ एफआईएस की वापसी जब होगी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कोर आपके पोर्टफोलियो में मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को एक हिस्सा आप रख लीजिए, यही मैं सलाह दूंगा। ये जो रिजल्ट्स आने के बाद भी मेरी व्यू उसमें मजबूत हुई है। धन्यवाद।